ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में ध्यान दे रहे होंगे। मैं आज आपको एनडीए सीडीएस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो 3D, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर रहे थे पिछली क्लासेस में, उसको कंटिन्यू करूँगा। और ये जो पार्ट 5 है हमारा, एक तरह से ये हमारी लास्ट क्लास है इस सेगमेंट की, 3D सेगमेंट की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपको अभी तक कवर कराया गया है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आगे प्रोसीड कर रहा हूँ और जो भी कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है ना? चलिए, तो 3D में जैसे कि हमने अभी तक देखा और समझा है कि देखिए, थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट सा टॉपिक है जिसमें या कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो है वो अकेले कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वैसे वेक्टर अलजेब्रा की क्लासेस हुई नहीं है, है ना? इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम इस टॉपिक में आ रही होगी आप लोगों को। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो भी दो चार, जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में मैथ्स निश्चित रूप पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो अब फिजिक्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मैथमेटिक्स आती हो, है ना? और उसमें आपको ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप फिजिक्स को पढ़ें या किसी टॉपिक को कंप्लीट करें। तरीका उसका दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है वहाँ पर कि आप कम से कम वो जानते हों जो वहाँ पर अप्लाई होना है। जिस टॉपिक में अगर दो चार पॉइंट मैथमेटिक्स के आ भी रहे हैं तो कम से कम आपको उनका नॉलेज होना चाहिए, ना कि इंटायर मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, है ना? उससे काम चल जाएगा। तो जिससे काम चल जाएगा, जितने कंटेंट से काम चल जाएगा, वो तो कम से कम एटलीस्ट कवर होना ही चाहिए। तो वैसे ही अगर देखा जाए इसमें, तो मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में वेक्टर अलजेब्रा का यूज है, मतलब वेक्टर्स का यूज है, वेक्टर्स का यूज यहाँ पर है। और वेक्टर्स का यूज बहुत ज़्यादा नहीं है जिस तरह से वेक्टर को पढ़ने में हम लोग सीखते हैं कि वेक्टर में पर्टिकुलर अगर हम वेक्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो डिस्कशन करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है ना? जो पॉइंट्स बताए जाते हैं वो अलग डिफरेंट लेवल में बताए जाते हैं। मगर यहाँ पर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने आपको इससे पहली वाली क्लासेस में कवर कराया है। जितने पोर्शन की हमें नीड है यहाँ पर, वो पोर्शन मैंने आपको जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे पॉइंट वाइज सॉल्व करवाया है, या कह सकते हैं मैंने नोट कराया है एज अ रिजल्ट। और वहाँ पे ये बताया है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किस तरीके से यूज़फुल हैं इस टॉपिक में, मतलब 3D में। क्लियर? अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसकी हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग समझेंगे कि आखिर प्लेन क्या है। ठीक, अगर मैं बात करूं प्लेन, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्लेन की, कि प्लेन होता क्या है। अच्छा, इसका यूज क्या है यहाँ पे 3D में, क्या यूज है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। बट फिलहाल आप अभी ये बताइए या इस चीज को देखिए कि प्लेन कहते किसे। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, एक मान लीजिए ऐसे मैंने एक ऑन सरफेस एक ऐसा एरिया मैंने ऐसे ले लिया है ना? और आप देखिए, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको, यही हमारा क्या है? प्लेन। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा ये प्लेन है, और एक वेक्टर अगर मैं ऐसे ले लूं, इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर। परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा? 90 डिग्री। सीधी सी बात है कि अगर मैं एक प्लेन लेता हूँ, या मान लीजिए कुछ भी आप ऐसा कुछ ले लें, है ना? जैसे 1 मिनट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये फ्लैट
ये जो एक रेक्टेंगुलर फ्लैट एक तरह से कह सकते हैं ये पावर बैंक है। और अगर मैं इसके सरफेस की बात कर रहा हूँ, केवल इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो ये एक फ्लैट सरफेस है ना, जिसको मैं प्लेन कह सकता हूँ। और इस प्लेन पे सॉरी एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर है जो कि इस प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर। अब इसी चीज को जैसे मान लीजिए ये ऐसे दिया गया है, तो सीधी सी बात है कि ये अगर इस तरह से दिया जाएगा तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना, सरफेस के साथ। तो जो सरफेस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जिस वेक्टर का, इस वेक्टर को हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक में नाम दे रहे हैं नॉर्मल। क्या नाम दे रहे हैं, नॉर्मल। इस वेक्टर को हम लोग नाम देंगे नॉर्मल, ठीक है। क्या नाम देंगे, नॉर्मल देंगे नाम, इसको यहां पे बोलेंगे नॉर्मल। तो मैं ये कह सकता हूं अ फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू अ नॉर्मल। एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो एक नॉर्मल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहेंगे प्लेन। उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन। तो आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि प्लेन, देखिए जो होता क्या है कि अब हम बिल्कुल रफ लैंग्वेज में प्लेन को नहीं समझ रहे हैं, हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में प्लेन को समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वे में मैथमेटिक्स की भाषा में आपको समझना और लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि एक फर्श ही प्लेन है, ऐसा करके कुछ नहीं कह सकते, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करनी होगी। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन की मैंने जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा दी है बहुत छोटे रूप में, ठीक है। वैसे बहुत तरीके से लिखी जा सकती है, ऐसा कोई रटा रटाया तरीका नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया फ्लैट सरफेस परपेंडिकुलर टू अ नॉर्मल। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो केवल ये है कि देखिए इस प्लेन को और इस नॉर्मल को हमें समझना है यहाँ पे। यही दो अहम बातें हैं यहाँ पर। अब इसमें होता ही है, देखिए ठीक है, इस तरह से ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। इतना तो आइडिया होगा ही आप। उसके बाद देखिए, चलिए बात करते हैं कुछ और इसमें। अब प्लेन को अगर देखा जाए कि शो किससे करते हैं, मतलब एक तरह से इसको दिखाएंगे किससे हम, है ना। तो देखिए इसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में बार बार प्लेन तो लिखेंगे नहीं। तो प्लेन को कई बार पी से जो है वो इंडिकेट कर दिया जाता है कि यार प्लेन मतलब पी है, ऐसा कुछ मान लिया जाता है ना। या कई बार इसको पाई से भी दिखाया जाता है, या कई बार और भी कोई बहुत सारे सिग्मा है, मतलब कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, फाई ले सकते हैं, इस टाइप से वो कई बार आपको दिखाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, कई बार लोगों को जब वो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उनको उसमें डाउट हो जाता है, क्योंकि प्लेन को पाई से, जैसे मान लीजिए बोला गया कि अ प्लेन पाई इक्वल्स टू दिस, ऐसा कुछ दिया जाएगा। तो लोगों को लगता है कि अच्छा प्लेन पाई मतलब प्लेन की वैल्यू दी गई है 3.14, ऐसा कुछ दिमाग में आ जाता है उनके। मतलब उनको लगता है कि अच्छा प्लेन की वैल्यू पाई है, मतलब पाई की वैल्यू दी जाएगी 3.14 होती है, तो वो मान लेते हैं प्लेन को कि प्लेन की वैल्यू हो जाएगी 3.14। ऐसा नहीं होता, वो तो केवल एक तरह से सिंबल है उसका शो करने का तरीका। तो प्लेन को अगर दिखाना है तो उसके लिए या तो पी है या कह सकते हैं पाई है, या और भी बहुत सारे कांस्टेंट, या जो वो तो देखिए डिपेंड करता है लिखने वाले के ऊपर, तो किसका उसने इस्तेमाल किया है। लेकिन मैं आपको केवल यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आपको कोई इसमें फिक्स नंबर नहीं दिया गया है कि आप बस हमेशा पी से ही दिखाएंगे या पाई से दिखाएंगे, ऐसा मतलब इसको फिक्स नहीं किया गया है, इसका कोई एक नोटेशन नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर और राइटर के ऊपर कि उसने किस शब्द का इस्तेमाल, किस सिंबल का इस्तेमाल प्लेन के लिए किया हुआ है। क्लियर, ओके। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं
देखिए प्लेन के लिए थोड़ा सा आप इस चीज़ को, इस फिगर को देखिए, समझिए। मैंने हमेशा 3D में पढ़ाते हुए इस फिगर का इस्तेमाल किया है, आज फिर कर रहा हूँ। ठीक है, इस फिगर के बिना तो 3D कंप्लीट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो सही से समझ में आती हैं वो इसी से समझ में आती हैं। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, इसे मिला दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कई बार यहाँ पर, है ना, कई बार मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये देखिए क्या है, y, ये x और z। ठीक है, x y z, क्लियर। ये 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, ये सब बातें हम जानते हैं, इसको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं। खैर, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस फिगर की बात करता हूँ, ये एक 3D फिगर है। तो इस 3D फिगर में देखा जाए तो कई सारे प्लेन हैं, है ना। ये एक ऐसा बॉक्स है ना, जिसमें कई सारे प्लेन हैं। एक ये वाला प्लेन है, अच्छा इनके नाम होते हैं प्रॉपर, है ना। जैसे आपको कहा जाए कि भाई एक्स वाई प्लेन कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? ये वाला जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। देखिए ये वाला जो प्लेन दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पीछे वाला है ये कह सकते हैं ये वाला, ये और ये, देख रहे हैं। ये देखिए एक्स है और ये वाई है, तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि वाई जेड प्लेन है, कौन सा है? तो आप बताइए वाई जेड प्लेन कौन सा होगा? जहां पे वाई और जेड का यूज किया गया होगा। तो देखिए ये जेड है, ये वाई है, तो ये जो प्लेन दिख रहा है आपको ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। ये वाला प्लेन क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेन्स के यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, या कह सकते हैं प्लेन को लिखने का या उसको शो करने का या मेंशन करने का एक तरीका है कि अगर आपसे बोला जाए कि एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन, तो आप कम से कम इस स्थिति में हो, इस पोजीशन में हो कि आप ये बात समझ पाएँ कि ये जो एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन जो बोला जा रहा है वो आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है और किस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, तो ये जो 2-3 मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इनको समझ लीजिए सही से, और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इसके आगे बात जो भी है, और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनकी बात करूँगा। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं और समझते हैं उसको। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात कर दूं कि आप चलिए बता ही दीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये मैं लिखा देता हूँ चलिए, है ना, कोई डाउट ना रह जाए। तो हम कह सकते हैं अ फ्लैट सरफेस which is perpendicular
टू द फिक्स्ड वेक्टर। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो इसको देखने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये एक फ्लैट सरफेस है जो कि परपेंडिकुलर है एक फिक्स्ड वेक्टर के। अब यहीं पर अगर बोला जाए कि ये जो फ्लैट सरफेस है, हियर फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन and fixed vector is called normal। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। तो इसी चीज को थोड़ा हमने सिस्टमैटिक वे में लिख लिया है, तो ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहीं पे अभी जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे जो फिगर आपको बनाया गया था एक्स वाई जेड सरफेस की मैं जो बात कर रहा था अभी आपसे, इसी में अगर बोला जाए इक्वेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ना एक्स वाई सरफेस होता है, वाई जेड सरफेस होता है, इस टाइप से। तो अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ एक्स वाई सरफेस या एक्स वाई प्लेन, तो आप बोलेंगे z इक्वल टू 0। इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें क्या होगा, z इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि ये x तो होती है, y भी होती है, z भी होती है, ये है ना। लेकिन ये जो सरफेस जब मैं लेता हूँ ये वाला, मान लीजिए ये पीछे वाला सरफेस मैंने लिया, तो इस सरफेस में z नहीं है ना, इस सरफेस में z कहाँ है, इसमें तो z 0 है। तो यही इसकी इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ दूसरा पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, तो आप बोलेंगे x इक्वल टू 0। तीसरी बात इसमें की जा सकती है इक्वेशन ऑफ वाई, तीन तरीके से हो सकता है और क्या, x इक्वेशन ऑफ एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, जेड एक्स प्लेन, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्लियर, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर एक्स वाई प्लेन पूछता है तो जो बचा हुआ है भाई, तीन यहाँ पे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो अगर एक्स वाई प्लेन पूछे तो जेड बराबर 0, वाई जेड प्लेन पूछे तो एक्स बराबर 0, जेड एक्स की इक्वेशन पूछे तो वाई इक्वल टू 0। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब अगर मैं बात करूं इसके आगे, ठीक है, कुछ और बातें सीखते हैं, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा जो भी बताया जा रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन की, अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट जो लिखा रहा हूं वो क्या लिखा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे लिखा जाएगा, और अगर बोला जाए कि यार इक्वेशन ऑफ प्लेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में वो इक्वेशन कैसी होगी, है ना। किसी इक्वेशन, जैसे मैं आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन को देखते ही मैं बता दें ax प्लस dy, है ना। जैसे ही मैं इसको देखता हूँ इस इक्वेशन को, तो किसी भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से आप पूछेंगे तो वो आपको तुरंत बता देगा कि हाँ सर ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तुरंत बता देंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। वैसे ही जैसे मैंने इसको देख के बता दिया कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, वैसे ही मुझे ये देख के बताना है कि इक्वेशन नज़र आ जाए, मेरे सामने आ जाए, तो मैं तुरंत देख के बता दूं कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा होता है। कोई भी इक्वेशन अगर ऐसे लिख लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या ये प्लेन की इक्वेशन को दिखाएगा, बताइए, बोलिए, या इसमें कोई दिक्कत है, सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है।
भाई यहाँ पे हमें बस क्या ध्यान देना, देखिए अगर मैं बात करूँ इक्वेशन की तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हो रहा है, उसको आप बस देख लीजिए। बाकी आप देख रहे होंगे कि दोनों इक्वेशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट एक ही जैसी है ना। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि ये जो इक्वेशन है इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे भी आपको रखना है, इतनी इक्वेशन सेम रहेगी, बस केवल क्या कर देना है प्लस डी, जैसे यहाँ पे सी था यहाँ पे प्लस डी कर देना है, बस आपको केवल इतना ध्यान देना है। अगर देखा जाए दोनों इक्वेशन ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमें कि इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है ना, दिखने में ये इक्वेशंस एक जैसी होती हैं। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर इक्वेशन लिख देता हूँ, देखिए ठीक है, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो डी है ये एक्स्ट्रा है, डी है जो ये एक्स्ट्रा है, मतलब एक तरह से कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है वैसे यहाँ पे भी कांस्टेंट है, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है, अच्छा इसको मैं एक अगर डिफरेंट तरीके से या कह सकते हैं नंबर्स के फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि एबीसी में थोड़ा कम समझ में आता है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड, नंबर डालिए इसमें 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। कई बार ऐसा होगा, देखिए इस टाइप से लिखा होगा, देखिए ध्यान दें, लिखा होगा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक मिनट रुकें। ठीक है, ठीक है, क्या बता रहा था मैं, देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5 है ना इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे कि यार इसमें तो z कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो इससे मैच कर रही है ना, ये तो इससे मैच कर रही है, तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी फिर? तो ये तो इक्वेशन हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की। क्यों, किसकी इक्वेशन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन देखिए होगा क्या, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। अगर मैं 3D पढ़ रहा हूँ, 3 डायमेंशन पर बात कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे जो z है वो 0 हो जाए। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं z को यहाँ पे 0 डाल दूँ तो ये वाला पोर्शन गायब हो जाएगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन यहाँ से मिसिंग हो जाएगा, तो फिर ये जो बनेगी इक्वेशन वो ये बन जाएगी। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 2x प्लस 3y प्लस, देखिए यहाँ पे z कितना है 0, 4 इंटू 0 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये भी तो इसी तरीके का है भाई, ये तो पूरा 0 है, तो ये एक तरह से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो देखिए होगा क्या कि कभी भी अगर इस टाइप से इक्वेशन आती है, देखने में आपको लगेगी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मगर बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है स्ट्रेट लाइन का वहाँ पे क्या काम है भाई। 3D में प्लेन अगर हम पढ़ रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का क्या यूज है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इक्वेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ उस एस्पेक्ट पे बोल रहा हूँ, इक्वेशन के एस्पेक्ट पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल एक टर्म अगर 0 हो जाए तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि हाँ इक्वेशन ये प्लेन की है, बस उसमें हुआ क्या है, z की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, या y की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू 0 हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई रटा रटाया तरीका नहीं है कि z बराबर ही हमेशा 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, अच्छा ये बात समझ में आ गई। चलिए इसको देखिए फिर बात करते हैं।
ठीक है, बात हो गई कंप्लीट, समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी आगे बात करता हूँ। ठीक है, इसके आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बोल देता हूँ कि यार अगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, ये इक्वेशन हमें पता ही नहीं चल पा रही कि यार ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कि किसकी इक्वेशन है, तो फिर मैं ये कैसे, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि ये स्ट्रेट लाइन है? भाई अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 3D की इक्वेशन की तरह है, मतलब इसके प्लेन के इक्वेशन की तरह है, तो अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि यार ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? भाई अगर दोनों एक ही जैसी हैं तो फिर ये तो डाउट वाला पॉइंट हो गया ना। तो उसके लिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि देखिए, अगर प्लेन के रिस्पेक्ट में कोई भी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा होगा, अगर प्लेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन की बात होगी और इसकी इक्वेशन हमें लिखनी हो, तो इसकी इक्वेशन होगी, देखिए x माइनस x1, ये वाली इक्वेशन हमेशा दी जाएगी। तो अगर कभी भी प्लेन के रिस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी जाएगी तो ये वाला फॉर्मेट इसका दिया जाएगा, ना कि ये वाला, वरना कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा ना, पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी किसकी इक्वेशन है। बात समझ में आ रही? चलिए, आ रही होगी। अब बात करते हैं इसके आगे, एक दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर हम लोग आगे जो भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the line joining the point points 3, 5, 7, -7 and -2, 1 and 8 is divided by YZ plane। बढ़िया सा क्वेश्चन है कि अपने आप में, और आपके कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हैं तो आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और बात जो है वो समझ में आ रही होगी। तो लेट्स ट्राई, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो करके देख लीजिए, अदरवाइज मैं इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवा दूंगा।
देखिए वाई जेड प्लेन अगर है तो एक्स बराबर 0 होगा, इतना तो समझते ही होंगे। अगर वाई जेड प्लेन है तो एक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। अच्छा, मैं इसमें आपको कुछ ऑप्शंस भी दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी होगी सॉल्व करने में। ऑप्शन भी दे देता हूँ, और ऑप्शन इसमें कुछ इस तरह से हैं। ऑप्शन ए में 5:1 है, बी में 2:1 है, सी में है 3:2, सेवन इज टू एट, इस तरह से दिया हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट। तो सबसे पहले आप ये बना लीजिए कि देखिए दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए दो पॉइंट है, कौन कौन से, 3, 5 और -7। ठीक है, ये x1 y1 z1 हो गया, क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ले लूँ x2 y2 z2 और इसके कोऑर्डिनेट ले लूँ -2, 1 एंड 8, इस तरीके से लीजिए। और एक मिनट, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए यहाँ पे, और एक प्लेन है कोई, है ना, एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है, देखिए वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन जो होगा वो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो जो रेशियो है, किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड कर ही रहा होगा ये प्लेन, है ना। ये वाई जेड प्लेन है। और आप बताइए, हमेशा याद रखें कि आपको अगर थोड़ा सा आइडिया है स्ट्रेट लाइन का, तो मैंने आपको वहाँ पे ज़रूर बताया होगा ये बात कि कभी भी किसी लाइन को कोई लाइन या प्लेन इंटरसेक्ट करे तो जो रेशियो बनता है दोनों का, उसको हमेशा λ/1 लिया जाता है। वैसे mn लेते हैं, mn फॉर्मूला इसको बोलते हैं ना, mn या सेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो इसको होता क्या है कि हम हमेशा λ/1 मानते हैं। λ/1 में क्या होता है, ईजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए इसका तरीका क्या हुआ करता था, अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई भी लाइन है ना, अब 3D में है तो 3D के हिसाब से लगा देंगे। ये x1 y1 और z1 है, ये x2 y2 और z2 है ना। इस टाइप से कुछ दिया गया मान लीजिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P। अब इसके मान लीजिए मुझे x y और z कोऑर्डिनेट निकालने हैं, है ना। तो आप बताइए ये जो पॉइंट होगा, इसके x y और z कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो इसमें देखिए x बराबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाई जेड प्लेन है इसमें x बराबर 0 होगा, और ये जो पॉइंट है ये सी प्लेन पर है। तो सीधी सी बात है कि ये जो होगा ये 0 होगा, मतलब x तो 0 हो गया। अब इसी का यूज करते हुए मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जरा बताइए तरीका क्या हुआ करता था, ऐसे लिखते थे हम, अगर ये m है ये n है तो n इंटू x1 m इंटू x2, ऐसे ही तो होता था, अपॉन m प्लस n, यही तरीका होता है। तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए 2:2 और 2 इंटू -2, तो -2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। क्यों, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ये जो आया है ये तो वैल्यू 0 दे रहा है ना। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो -2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो बताइए लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। तो जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये मेरा आंसर है। तो आई थिंक आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे, और इस क्वेश्चन को जो भी समझाया गया है, जिस तरीके से सॉल्व कराया गया, आपने समझ लिया होगा। ठीक है,
तो अब मैं इसके आगे कुछ पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ। देखिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी लोग इस पर ध्यान देंगे और जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से समझेंगे। चलिए देखते हैं इसको, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो प्लेन है उसकी इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए होता है कि कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया होगा स्ट्रेट लाइन में कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने का केवल एक तरीका नहीं होता है, ax + by + c = 0, ये केवल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं। अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग डिफरेंट इक्वेशंस आती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर भी हमेशा एक इक्वेशन से काम नहीं चलता है ना, कई तरीके से चीज़ों को समझना होता है। तो इसमें जो एक पहला टाइप है, टोटल मिला के 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, जिनमें से मैं आपको 1 से स्टार्ट करके यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो मैं सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म है। ठीक है, क्या है, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। अब ये है एक प्लेन, ये एक प्लेन है। अब यहां पे है एक पॉइंट, यहां पे क्या है, एक पॉइंट, और इस पे एक है नॉर्मल, जो कि मैंने आपको बताया था एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, फिक्स्ड वेक्टर, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका टोटल फिगर सही से बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या है। ठीक है, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। और इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि सब जो चीज़ें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेन दिया गया है आपको, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये जो प्लेन है इसमें ये जो नॉर्मल है, ये इसका एक पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया वेक्टर n, और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने जो पॉइंट है उसका ले लिया a। क्लियर, इस तरीके से। अब इसका जो ये तो वेक्टर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, ये तो मैं जानता ही हूँ, है ना, इसी को नॉर्मल कहते थे हम, और इसी को मैंने फैक्ट इससे डिनोट किया है वेक्टर n से, है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ ही रही है कि जो वेक्टर n है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर AR के। देखिए AR, ये मैंने एक वेक्टर ले लिया है ना AR, इस पॉइंट से निकलता हुआ एक वेक्टर ले लिया AR, है ना। इसको वेक्टर A से दिखाया, इसको वेक्टर R स्मॉल r से दिखाया हमने। और आप बताइए, अगर ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, है ना, AR परपेंडिकुलर मैं n वेक्टर कर सकता हूँ,
तो आप बताइए अगर कभी भी दो वेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। ये आपको वेक्टर में पढ़ाया गया होगा। तो जैसे मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया 0, अब मुझे ये क्या करना है, ए आर को लिखना है कि ए आर को मैं अगर लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं। तो देखिए आप ये सब बातें जानते होंगे वेक्टर अलजेब्रा में कि इसको अगर लिखा जाए तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए लिखा जा सकता है। उसके बाद जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये देखिए आ जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू, ये चीज इधर जाएगी तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन है। ये एक जनरल इक्वेशन है ना, ये एक तरह से जनरल इक्वेशन है फॉर प्लेन। उसके बाद लिखा हुआ एक पॉइंट लाइंग ऑन प्लेन इज ए, जिसको हमने वेक्टर ए से दिखाया है। तो कह रहा है एंड नॉर्मल भी दिखाया गया है इसमें, देखिए प्लेन एक नॉर्मल भी है प्लेन पे जिसको हमने एन वेक्टर से दिखाया है। देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय, ये इक्वेशन होगी। अगर कभी भी ऐसा दिया गया हो तो प्लेन की इक्वेशन को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से जनरल और बेसिक फॉर्मेट है और ये बहुत ज़्यादा हमें यूज करना है, यूज्ड मैनी मोर टाइम्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसका यूज हम लोग करेंगे आगे और ये कह सकते हैं कि जो भी बड़े कॉन्सेप्ट है वो इसी पर आधारित होते हैं या इसी पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सभी, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ इसमें सॉल्व करने के लिए और सभी लोग उसको ट्राई करेंगे, जो भी बताया गया उसको यूज करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through passing through 2, 0, 1 and normal to and normal to 2i प्लस j कैप, ये j कह सकते हैं k इन पहला वेक्टर फॉर्म और दूसरा निकालना है हमें कार्टेशियन। चलिए हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन बताइए जो 2, 0, 1 से पास हो रहा हो और इस पर एक नॉर्मल है जिसकी इक्वेशन एक तरह से उसको कैसे दिखाया गया है, ये लिखा गया है। अब आपको बताना है इसका एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म, मतलब कि जो इक्वेशन है उसका वेक्टर फॉर्म और उसी का कार्टेशियन फॉर्म दोनों बताना है। चलिए आराम से देख लीजिए, सॉल्व करिए और एक बार कम से कम जरूर ट्राई करिए। मैं एक बार मौका जरूर देता हूँ सॉल्व करने का, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे।
चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक बार चेक करते हैं कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने आई थिंक एक बार ट्राई कर लिया होगा इसको, यही मान के मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, वेक्टर फॉर्म तो मैंने अभी देखा, प्लेन का क्या होता है, आर एन इक्वल टू ए एन, ठीक है, ये तो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया। और अगर यहीं पे देखा जाए, देखिए क्या करें अगर हम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि ये जो नॉर्मल टू लिखा हुआ है ना, नॉर्मल टू ये है। तो आप बताइए मुझे, ये जो पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू, इस पॉइंट से जाके ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो है निकल रही है ना। इक्वेशन जो प्लेन है वो एक पॉइंट, मतलब उस पर एक पॉइंट है ये कह सकते हैं, जिसकी कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, और नॉर्मल की भी इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उसमें अगर देखा जाए पॉइंट की बात करें, अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिए पॉइंट क्या है, 2 0 1। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो बताइए क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर है ना, और इसको करने का तरीका आपको पता होगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, देखिए क्या हो जाएगा, जब मैं इसको दोनों को सॉल्व करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, है ना, उसको अगर चेक किया जाए तो देखिए 3 आएगी डायरेक्ट। इसकी वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने के बाद वो कितनी आएगी, 3 आएगी, है ना। कोई भी भाई 2 पॉइंट है, उसको हम डिस्टेंस जब निकालते थे उसको लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें अगर देखा जाए ए की वैल्यू है ना, ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे मैंने सॉल्व करी है। अब अगर थोड़ा इसको और सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा, नॉर्मल जो दिया गया है, नॉर्मल 2 1 और -1, नॉर्मल जो दिया गया वो क्या दिया गया, 2 1 और -1, यहाँ से देख सकते हैं आप। और जब मैं यहाँ पे रखूंगा इक्वेशन में तो देखिए ये आ जाएगा 2i प्लस जे प्लस के कैप इक्वल टू 3, है ना। और यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये r वेक्टर तो रहेगा ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, n की जगह हमने लिख लिया इसको बस, और इक्वल टू में ये 3 यहाँ पे आ गया जब हमने इसको सॉल्व किया, है ना। जब इसको सॉल्व किया तो 3 आ गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आएगा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो फॉर्मेट आया है हमारा, ये जो फॉर्मेट आया है ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए मैंने क्या बताया यहाँ पे, मैंने आपको कराया भाई, जब मैं इसको लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो देखिए जो ये एन वेक्टर है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो एन वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे भाई। तो जो लिखा हुआ है देखिए ये, इसको हमने सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ये तो एज इट इज वैसे ही लिखा हुआ है। आर यहाँ पे ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ये क्या है, एक तरह से रिजल्टेंट है ना। उसके बाद ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, इनको हमने जब इसके साथ सॉल्व किया, इसको यहाँ पर डाल के, तो ये जो फाइनली सॉल्व हो क्या आया, वो कितना आया, 3 आया। तो हमने इक्वल टू में इन दोनों की वैल्यू को क्या लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। अब अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात की जाए तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म इसका हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk कैप, और ये 2i प्लस j माइनस के, ये तो चल ही रहा था, माइनस था ना यहाँ पे, ये तो चल ही रहा था। तो अगर मैं बात करूँ इसको थोड़ा सा देखूँ सॉल्व करके, तो देखिए 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
तो अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात की जाए तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, और अगर वेक्टर फॉर्म की बात की जाए तो वेक्टर फॉर्म का जो आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। क्लियर? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए अब सॉल्व करना तो कई बार बताया जा चुका है, डायरेक्ट मैंने लिखा है, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखते हैं, एक दो बातें और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखा रहा हूँ, आप उसको नोट की तरह लिख लीजिए, है ना, नोट की तरह आप लिख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 is a equation of a plane, then A, B, C are the direction ratio of the normal। ABC क्या है इसका? ये डायरेक्शन रेशियोज है किसके? नॉर्मल के। ये क्या है इसके? नॉर्मल के क्या है? डायरेक्शन रेशियो है ना। तो आपको ये ध्यान देना, देखिए कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी होती है उसमें जो ABC होते हैं वो क्या होते हैं? वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके? नॉर्मल के। ये किसके होते हैं? डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के होते हैं। और एक और अगर मैं पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए ए आई प्लस बी जे प्लस सी के है, तो ये होता है, देखिए क्या ये होता है डायरेक्शन रेशियो, ये होता है, ये कह सकते हैं हम कि ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ नॉर्मल। ठीक, तो ये जो नॉर्मल है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है? ए बी सी। क्लियर? बात समझ में आ रही सभी को? या इसी को हम कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर, है ना। पोजीशन, इसी को हम बोल सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। क्लियर? चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं
उसको आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए इफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x plus y plus 2z equal to 5, then find, अब क्या क्या फाइंड करना है, देखिए नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है, जो भी फाइंड करना है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को आपको बताना है, सॉल्व करना है। क्लियर, बात समझ में आ रही? तो चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा। देखिए तो मैं इसको डायरेक्ट बता ही देता हूँ। आप बताइए नॉर्मल अगर है, कोई भी प्लेन है ना, ये प्लेन है, इस पे नॉर्मल है, तो देखिए नॉर्मल तो दो डायरेक्शन से हो सकती है ना, या तो इधर होगी या इधर होगी भाई, या तो इधर होगी या दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकती है, इधर होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो देखिए मैं इसकी नॉर्मल वेक्टर वाली इक्वेशन लिख सकता हूँ, 2i प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब आप बताइए, ये प्लस माइनस दोनों फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि ये ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, दो डायरेक्शन है यहाँ पे। अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होते हैं, 2, 1 और 2। क्लियर? ये जो है ये डायरेक्शन रेशियो ही तो है हमारे। अगर मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात करूं तो मैंने आपको बताया होगा यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, इनके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वो। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो बताइए ये कितना आ गया हमारा, 9 आ गया, और इससे बाहर आएगा 3, तो मैं यहाँ 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये देखिए प्लस माइनस 2/3, 1/3 और ये 2/3, इस टाइप से ही आ जाएगा। क्लियर? आ गई बात समझ में सभी को?